एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो हम डिस्कशन में लेंगे वो लेंगे ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑडिट का जो चैप्टर है सेबी ऑर्डर रेगुलेशन 2015 पूरा कवर अप करेंगे मॉड्यूल से। ओके, मैं मॉड्यूल से पढ़ा रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो मैं नोट्स रेफर करूँगी, दिस नोट्स आर मेड बाय मॉली लो एंड ऑडिट विद मॉली यूट्यूब चैनल से। जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, सेम नोट्स हियर आई शेयर आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ द पर्सन, बिकॉज वो नोट्स जो है वो मुझे बहुत औसम लगे। हैंड रिटन नोट्स है, आई थिंक कि सबको एक बार वो नोट्स रेफर करनी चाहिए, तो वो नोट्स रेफर करना है। और जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ वो मॉड्यूल से पढ़ा रही हूँ। ओके, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 1। ओके, इसमें क्या बता रखा है कि जो ऑडिट कमेटी है उसमें कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्ट क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी के लिए सबसे फर्स्ट तो ऑडिट कमेटी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3 डायरेक्टर्स। ठीक है, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से टू थर्ड तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। बट इसमें एक अमेंडमेंट भी आया है। 2/3 क्या बोला? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट के बाद में ऐसा हुआ कि जो भी लिस्टेड एंटिटी है जिसका इक्विटी शेयर कौन सा? एसआर वाला, दैट इज सुपीरियर राइट्स, जो आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। इक्विटी एसआर वाला मतलब जिसके सुपीरियर राइट्स आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं। उन आउटस्टैंडिंग्स के लिए जो इसके सुपीरियर राइट्स जो आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं, उसमें क्या करना है? जो यहाँ पर इक्विटी शेयर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिस्टेड एंटिटी के सुपीरियर राइट्स आउटस्टैंडिंग पड़े हुए, उसमें ऑडिट कमेटी शेल ओनली कंप्राइजेस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उस ऑडिट कमेटी में सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसमें बता रखा है चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ही शैल बी प्रेजेंट एट एजीएम टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरीज। ओके, यहाँ का जो चेयरपर्सन है ना, उसको शेयर होल्डर्स की क्वेरीज के लिए, कौन सा ऑडिट कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो शेयर होल्डर्स की क्वेरीज का रिप्लाई करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करे? वहाँ पे ऑडिट कमेटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में बैठ सकता है। ठीक है, फिर अच्छे कंपनी सेक्रेटरी जो होगा, ऑब्वियसली ऑडिट कमेटी का कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा? जो कंपनी सेक्रेटरी किसका बना हुआ है? ऑडिट कमेटी का। मतलब जो हमारी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, वही हमारी ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी बन जाएगा। ऑडिट कमेटी का डिस्क्रिशन है जो फाइनेंशियल, ऑडिट कमेटी की जब मीटिंग चलेगी ना, तो जो फाइनेंशियल डायरेक्टर का हेड है, जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का हेड है, जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर एनी अदर सच एग्जीक्यूटिव्स टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी प्रोवाइडेड, जो ओकेजनली ऑडिट कमिटी है may meet without the presence of any executives of the listed entity। सपोज यहाँ पे ये बोल रखा है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव्स, बिना किसी एग्जीक्यूटिव्स के हो सकता है कि मीटिंग कर ले बिना किसी एग्जीक्यूटिव के प्रेजेंट के, लेकिन वो डिस्क्रिशन ऑडिट कमेटी की इन सब के हेड को वो बुला सकते हैं। ठीक है, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स। कितनी मीटिंग्स बोला है यहाँ पे? एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब 4 टाइम्स एक साल में। ठीक है, एक ईयर में उनको मिलना है। ठीक है, मोर देन 120 डेज का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 120 डेज का गैप नहीं होना चाहिए। डेज शैल लैप्स बिटवीन 2 मीटिंग्स, नॉट मोर देन 120 डेज शैल लैप्स बिटवीन 2 मीटिंग्स। 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं। एंड 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी विच एवर इज ग्रेटर जो होगा, बट शेल बी मिनिमम ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे कॉरम बोला है, कॉरम क्या बोला है? 2 मेंबर्स और 1/3, विच एवर इज हायर कॉरम होगा। ठीक है, विच एवर इज हायर से कॉरम होगा। और इसमें बता रखा है कि शुड बी अ मिनिमम ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट, और मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, रेफर क्या करना है? अभी मॉड्यूल रेफर करना है। पावर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी: इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी, seek information from any employees, obtain outside legal and other professional advices, to secure attendance of the outsiders with the relevant expertise if it is considered necessary। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, रोल और फंक्शंस दोनों एक साथ ही बता देती हूँ। देखो सिंपल है कि अगर ऑडिट कमेटी बनी है तो जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो भी इंटरनल ऑडिटर है, जो भी हमारे ऑडिटर्स हैं, उनको तो ऑब्वियसली क्या करना है? जैसे जो भी ऑडिट कमेटी है ना, तो उसमें उस ऑडिट कमेटी में जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उनका अप्रूवल लेना है। साथ में इंटरनल ऑडिट,
चाहे इंटरनल ऑडिट हो, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो, उसको अपॉइंट करना, उसका अप्रूवल, उसका रेम्यूनरेशन, साथ में जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके भी फाइंडिंग्स, पोस्ट ऑडिट जो डिस्कशन करना है उसके साथ में जो भी इंटरनल ऑडिट फंक्शंस है उनको देखना, ठीक है। तो जितनी भी ऑडिट से रिलेवेंट काम है वो सारे तो करनी है। फिर साथ में विजिल मैकेनिज्म का काम भी ऑडिट कमेटी करती है, साथ में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का अप्रूवल भी ऑडिट कमेटी करती है। अब इसमें मेन एक चीज़ है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का था, एक तो सब्सिक्वेंट कुछ चेंजेस है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में तो ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लो, साथ में 1 करोड़ से ज़्यादा को कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर लिया उसके बाद में वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी होगा जब ऑडिट कमेटी से रेटिफाई करवाएंगे। रेटिफाई करवाना पड़ेगा ऑडिट कमेटी से, ऑडिट कमेटी चाहे तो रेटिफाई करे चाहे तो नहीं करे, नहीं किया तो फिर वो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी होगा। ओके, और इसमें क्या आ जाता है, ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट सही है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज सही है, क्या यहाँ पे जो मैटर्स है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के वो सारे सही है, चेंजेस जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज में उसका रीजंस भी बताना है, फिर सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेट में अराइजिंग ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग्स वो सब, फिर डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी और मॉडिफाइड ओपिनियन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। Reviewing with the management and quarterly financial statements before submission to the board for अप्रूवल। अब यहाँ पे रिव्यू क्या करना है विद द मैनेजमेंट, एक क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना है बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, सबमिशन टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल। फिर आ जाता है रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट द स्टेटमेंट ऑफ यूजर्स एप्लीकेशन ऑफ फंड रेज्ड थ्रू एन इशू, स्टेटमेंट ऑफ फंड्स जो भी फंड यूटिलाइज किए और अदर पर्पज के लिए यूटिलाइज के लिए, दैट मीन्स फंड यूटिलाइज तो किए थे, ठीक है, बट उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किए थे जिस पर्पस के लिए फंड रेज किए, साथ में लोन एडवांसेस ले रखे, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह ले रखे, तो एक बार क्या है रिव्यू करेगी ये सारे काम भी ऑडिट कमेटी, ठीक है। लोन्स भी जिस पर्पस के लिए लिए थे उस पर्पस के लिए काम में नहीं लिए, तो सब चीज ऑडिट कमेटी को क्या करना है, रिव्यू करना है। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, रिस्क एनालिसिस, ये सब भी रिव्यू करना है, उस पर कितना कंट्रोल वगैरह लगा हुआ है, एवरीथिंग ऑडिट कमेटी विल चेक हियर। नाउ ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 में डिस्कस नहीं करी हूँ बिकॉज 177 सिंपल है, वैसे तो मैं बता देती हूँ। पब्लिक कंपनी जहाँ पे पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह 50 करोड़ और मोर है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जो नॉट बी कवर्ड, इसमें कौन कौन कवर नहीं होगा जिसको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी पड़ेगी, ज्वाइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडियरी, डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455, ठीक है। फंक्शंस वगैरह एक बार हम देख चुके हैं, अब हम आ जाते हैं सीधा रिव्यू इन्फॉर्मेशन बाय ऑडिट कमेटी। नेसेसरीली क्या रिव्यू करना है, नेसेसरीली तो एनालिसिस ऑफ द, मैं पेज नंबर 7.10 पे हूँ अभी मॉड्यूल के, मॉड्यूल मतलब स्टडी मटेरियल, ठीक है। मैनेजमेंट डिस्कशन विद एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस, रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस, फिर आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ जो भी सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, जो भी लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस है, ऑडिट रिपोर्ट्स जो किससे रिलेटेड है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस से रिलेटेड है, या फिर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टर्म ऑफ रेम्यूनरेशन किसका, चीफ इंटरनल ऑडिटर का, साथ में जो भी डिविएशंस का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ डिविएशंस में क्या क्या इंक्लूड है, रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसीज जो कि एनुअल स्टेटमेंट, फंड्स यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस अदर देन दोस स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, जो भी डिविएशंस का स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे चेक करना है। फिर आ जाता है रोल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर क्या करेगा कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग इश्यूज वगैरह है वो डिस्कस करेगा ऑडिट कमेटी के साथ में। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सर्टिफाइंग कंप्लायंसेस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंसेस को सर्टिफाइड करना, रिपोर्ट करते हैं हम हमेशा एज एन ऑडिटर, इधर सर्टिफाइड करने की बात बोलिए, ठीक है। एश्योरेंस एज टू द फ्यूचर विएबिलिटी ऑफ द कंपनी, नॉट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विद विच द मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, फिर द वेरिफिकेशन रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। अब ये जो है वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो ऑडिटर है क्या जरीन करने वाला है कि जो पूरे रिपोर्टिंग पीरियड में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंप्राइजेस एंड ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कितने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए वो देखते हैं हम यहाँ, ठीक है। तो 1 वुमेन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, और 50% से ज्यादा, ग्रेटर देन 50% क्या, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। और टॉप 500, 1 अप्रैल 2020 से बोला टॉप 1000, मतलब पहले था टॉप 500, अब बोला है टॉप 1000 आफ्टर 1 अप्रैल 2020। इतनी टॉप लिस्टेड कंपनीज को एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखना है, सारी कंपनीज को एक वुमेन डायरेक्टर तो रखना ही है, इनको एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखना है, ठीक है। और 50% से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए। फिर जैसे 75 ईयर से ज्यादा का कोई भी पर्सन जो है वो डायरेक्टर बना बैठा है तो एसआर पास कराया कि नहीं वो भी देखना है। फिर लिस्टेड कंपनीज फॉलोइंग कंडीशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है ना उसमें क्या इंक्लूड है,
ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इंक्लूड करते, ठीक है। अ पर्सन शेल नॉट बी डायरेक्टर इन मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटीज एंड नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। पहले बोला था कि आप लिस्टेड कंपनी, हमारे नॉर्मल कंपनीज एक्ट में बोला है 20 से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर मत बनना, 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी ना हो। यहाँ पे बोला है 8 कंपनीज से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, जो कि 1 अप्रैल 2020 से थोड़ा स्ट्राइजेंट किया प्रोविजन को, बोला 7 कंपनी से ज़्यादा, 7 कंपनी से ज़्यादा में आप क्या नहीं बन सकते, डायरेक्टर नहीं बन सकते। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आप इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात बोली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप 7 कंपनी से ज़्यादा में नहीं बन सकते। डायरेक्टर इन मोर देन 8 कंपनीज एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के लिए बोला है नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। और फिर वापस बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 एंटिटी से ज़्यादा में नहीं बन सकते। नॉट स्टैंडिंग द अबोव, मतलब ऊपर जो बोला है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर बोला है कि अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है लिस्टेड एंटिटी में, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 कंपनी से ज़्यादा में नहीं बन सकता, क्योंकि वो होल टाइम डायरेक्टर है ना, तो वो कितनी कंपनीज को संभालेगा, पूरे दिन काम करता। तो फिर उसको बोला है कि 3 कंपनी से ज़्यादा, 3 लिस्टेड कंपनी से ज़्यादा में आप होल टाइम डायरेक्टर प्लस अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप 3 कंपनी से ज़्यादा में नहीं ले सकते। फिर जो है मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग वेरीफाइड करना है। ऑब्वियसली एज एन ऑडिटर हम क्या करेंगे, मिनट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे। अब चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड कैसा होना चाहिए, ये चेयरपर्सन, ठीक है, ये चेयरपर्सन जो है वो कैसा होना चाहिए, चेयरपर्सन होना चाहिए इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट 1/3। Chairperson of the board is the non-executive director. At least 1/3 of the board should comprises of the independent director. In case of the listed entity does not have a regular non-executive director, at least half of the board of the director shall comprises independent director. अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, वैसे तो अगर ये जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट होगा तो चलेगा। लेकिन अगर चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को क्या होना पड़ेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना पड़ेगा। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है तो 50% से ज्यादा को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट हाफ, मतलब 50% और ज्यादा, इक्वल और ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव तो है बट वो प्रोमोटर वगैरह कुछ है, तो फिर वापस ये 1/3 छोड़ो, भले वो नॉन एग्जीक्यूटिव है फिर भी 1/3 नहीं 50% पे जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, प्रोमोटर वगैरह, वो ग्रुप ऑफ प्रोमोटर से रिलेटेड है, इसीलिए, ठीक है। चेयरपर्सन जो है टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज। हाँ, आगे हम एक प्रोविजन और देखते हैं कि आप एक टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपार्ट फ्रॉम द रिसीविंग रेम्युनरेशन शुड नॉट बी हैड पेक्यूनरी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उनका क्या नहीं होना चाहिए, पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मटेरियल सप्लाई नहीं होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए, पेक्यूनरी रिलेशनशिप के साथ में ये बोला सब्सटेंशियल शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। डिटरमाइनिंग नॉट सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, ही टुगेदर विद हिज रिलेटिव शेल नॉट ऑन 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। यहाँ पे ये भी बोला है कि 2% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर हेल्ड नहीं कर रखा है किसमें, लिस्टेड एंटिटी में, ओके। देन जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल अंडरटेक अ लिमिटेड, सिंपल है, यहाँ पे लिमिटेड रिव्यू लेना है उसको, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अकाउंट्स ऑफ द कंसोलिडेशन विद द लिस्टेड एंटिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एंटिटीज विच अकाउंट्स कंसोलिडेटेड, इन सब का रिव्यू लेना है एज एन ऑडिटर, आपको कुछ भी नहीं। 149 सबसेक्शन 6 में जो इंडिपेंडेंट के क्राइटेरिया थे वो सारे मैंने 149 सबसेक्शन 6 जब डिस्कस किया था तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो वही लेक्चर आपको रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारे क्राइटेरिया, इसमें भी एक आधा एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है जो मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि 21 हु इज नॉट लेस देन 21 ईयर्स, हु इज नॉट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द अनदर कंपनी ऑन द बोर्ड ऑफ विच मे नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इन एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब हु इज नॉट अ, जो नहीं है नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी अदर कंपनी में जिसमें विच एनी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके। बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो मैं ऑलरेडी 149 सबसेक्शन 6 में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो वाला लेक्चर देखना पड़ेगा जब मैंने बोर्ड मीटिंग पढ़ाया था। रेम्युनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स पार्ट सी ऑफ द स्केड्यूल्ड 5 में बता रखा है, पेक्यूनरी रिलेशनशिप डिस्क्लोज इन एनुअल रिपोर्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेबसाइट पे भी बताना, एनुअल रिपोर्ट में भी बताना, रेम्युनरेशन वगैरह, ठीक है।
फिर इसमें है डिस्क्लोजर रेम्यूनरेशन, वो ठीक है, अप्रूवल ऑफ द रेम्यूनरेशन, हम अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर से लेना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन कभी कभी पास करना पड़ता है जबकि एनुअल रेम्यूनरेशन जो है किसी सिंगल डायरेक्टर का 50% से भी, जितना टोटल रेम्यूनरेशन है उसके 50% से भी ज्यादा किसी एक सिंगल डायरेक्टर को आप दे रहे हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो रहा है कि जितने टोटल डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन है ऑफ ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर every year, annual remuneration payable to a single non-executive director is exceed 50% of the total annual remunerations payable to all non-executive directors. तो स्पेशल रिजोल्यूशन सेकंड केस है कि जहां पे एनुअल रेमुनेशन पेबल टू सच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सीड्स ₹5 crore और 2.5% of the net profit of listed entity, whichever is higher or where there is more than one such director, the aggregate annual remuneration to such director exceeds 5% of the net profit of the listed entity. यहाँ पे बोला है कि जो एनुअल रेमुनरेशन पेबल है कि इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसका एक्सीड करता है रुपीस कितना 5 करोड़ या 2.5% of the net profit of the listed entity, whichever is higher, or where there is a more than one such director, जो भी एग्रीगेट एनुअल रेमुनरेशन है वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो फिर एसआर ओआर नहीं चलेगा, फिर एसआर 75% से अप्रूवल लो। अब यहाँ पे अल्सरटीन करो मिनट्स वगैरह वो ठीक है, एओए देख लो, बोर्ड रिपोर्ट देख लो, एनुअल रिपोर्ट देख लो, ये सब हमको चेक करना है और कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑब्लिगेशंस में आ जाता है बोर्ड मीटिंग कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 times इन अ ईयर, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 120 डेज का। कॉरम कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो टॉप 1000 एंटिटीज, और 1 अप्रैल 2020 के बाद में बोला है टॉप 2000 एंटिटीज जो है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कॉरम कैसे बन रहा है यहाँ पे 1/3 of the total strength, 1/3 of the total strength और 3 whichever is higher से कॉलम बन रहा है जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए, सॉरी 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई आ रहा है मीटिंग में तो उसको भी क्या करेंगे, मानेंगे कि कॉलम में इंक्लूड है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इंक्लूड होगी। एक यहाँ पे अच्छा प्रोविजन ये है कि आप जो कमिटी में बैठे हो, ठीक है, डायरेक्टर नॉट ए मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज, 10 कमिटी से ज्यादा में कोई डायरेक्टर मेंबर नहीं हो सकता। और अगर चेयरपर्सन बने हो तो 5 कमिटी से ज्यादा में आप चेयरपर्सन नहीं बन सकते, जिसमें कि प्राइवेट, फॉरेन और सेक्शन 8 कंपनीज को एक्सक्लूड किया गया है। मतलब आप कितनी भी कंपनीज में फिर चेयरपर्सन बनो, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। लेकिन बाकी जो कंपनीज है जो पब्लिक है, भले वो लिस्टेड है कि नहीं, पर वो इंक्लूड होगी। चेयरपर्सन 5 और टोटल कमिटी मेंबर्स 10। फिर हो जाता है नो एम्प्लॉय कैंपीज डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी शैल एंटर इनटू एनी एग्रीगेट agreement for the himself or behalf of any other person with any shareholder or any one other third party regards to the compensation or profit sharing in the connection with the dealing in the securities of such listed entity unless prior approval for the same has been obtained in board of directors as well as public shareholding by way of the ordinary resolution। यहाँ क्या बोला है कि जो board of directors है as well as public shareholding है by way of ordinary resolution अगर ली है तो फिर डिस्क्लोज करो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ये सब किसको बोला है, कैंपीज डायरेक्टर्स वगैरह को बोला है डिस्क्लोज करो। फिर आ जाता है ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं पढ़ाती मैं, ऑल इंटरेस्टेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है जो रिजाइन करके जाता है तो अब उसकी जगह अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। किसी भी पर्सन को कितने टाइम में अपॉइंट करेंगे, तो 3 months में अपॉइंट करेंगे या फिर जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी विच एवर इज लेटर तक अपॉइंट करना है किसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट बता रखी है वो फुलफिल हो गई तो वैकेंसी को फिल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहो तो फिल करो चाहो तो ना करो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट था, आईएफएससी पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज जो है उनको बोला है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो हेल्ड करनी है वो 60 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन में हेल्ड करनी है और देयर आफ्टर हेल्ड 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है, बाकी जनरली हमको 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन में करनी होती है, यहाँ पे 60 days बोला है और हाफ ऑफ द कैलेंडर यानी 6 महीने में एक मीटिंग का बोला है, ठीक है। फिर चाहते हैं हम 250 कंसिडरेशन, वो तो ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेशंस यानी कोड ऑफ कंडक्ट जैसे हमारे सीए एक्ट के कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए जो हमको क्या करने पड़ते, फॉलो करने पड़ते ना, सीए प्रैक्टिस है सीए इन सर्विस, वैसे ही यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को ही क्या है कोड ऑफ कंडक्ट दिए हुए कि उनको फॉलो करने पड़ेंगे। सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग है क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड का डिसीजन मेकिंग का काम करता है, सीनियर मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट का काम करता है, वो एक जस्ट नीचे वाला लेवल देख लो आप उसका, किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो वो जो लेवल है वो जो डायरेक्टर्स हैं वो होंगे सीनियर मैनेजमेंट है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैनेजर है,
इन सबको, ठीक है। नॉर्मली कंप्राइजेस द मेंबर्स ऑफ वन लेवल बिलो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर को क्या बोलेंगे हम, सीनियर मैनेजमेंट। विजिल मैकेनिज्म रेगुलेशंस 2246 एंड पार्ट्स ऑफ द शेड्यूल्ड 5। विजिल मैकेनिज्म हर लिस्टेड कंपनी में विजिल मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉयज रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न, डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो। अगर किसी भी एम्प्लॉयर या किसी भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर को परेशानी है तो सीधा टॉप मैनेजमेंट को जाके वो क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। विक्टिमाइजेशन ऑफ द डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज, चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी को वेबसाइट पे भी लिखेंगे ये, ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट होगी वो। फिर द सब्सिडी ऑफ लिस्टेड एंटिटी रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन C24 एंड 46 एंड पार्ट्स ऑफ द शेड्यूल्ड 5 में क्या हो रहा है, मटीरियल सब्सिडरी इनकम और नेटवर्थ जो है वो एक्सीड करती है 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ रिस्पेक्टिवली ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड सब्सिडरीज इमीडिएटली प्रेसिडिंग अकाउंटिंग ईयर। जो यहाँ पे बोल रखा है कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। मटीरियली सब्सिडी में वैसे तो 10%, देखो मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ बोला है 10% से ज़्यादा का नेटवर्थ और इनकम जो भी सब्सिडी से मिलता है वो मटीरियल सब्सिडी है, लेकिन वापस रेगुलेशन 24 में बोला है कि जो मटीरियल सब्सिडी है ना उसमें इनकम और नेटवर्थ एक्सीड 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ नेटवर्थ। और ये जो एक्सप्लेनेशन इसमें आगे ये भी लिख रखा है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ द कॉन्ट्री कंटेन इन रेगुलेशन 16, मतलब ये 24 ओवरराइड कर रहा है 16 को। 16 में 10% है, 24 में क्या है 20% है। और बोला क्या है इसमें कि डायरेक्टर जो है एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बोर्ड का बना हुआ है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वॉचडॉग जैसे काम करेगा, मतलब वो कहाँ पे, उस मटीरियल सब्सिडी में रखेंगे जो कि रिपोर्ट करता रहेगा कि ये मटीरियल सब्सिडी किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। फिर ऑडिट कमेटी जो है कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह उसमें हुआ है, ठीक है, सब्सिडी में। अगर सब्सिडी में 50% से कम होल्डिंग यानी डिस्पोज ऑफ करने वाले तो एक बार शेयर होल्डर से भी पूछो, यानी SR भी पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि शेयर होल्डर को तो बोलो कि हमारी जो मटीरियल सब्सिडी थी उसमें से हम इन्वेस्टमेंट हटा रहे, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, या फिर हम उस सब्सिडी को 20% से ज्यादा कुछ भी एसेट सेल पे लीज पे दे रहे हैं, ठीक है, डिस्पोजिंग ऑफ करें, अमाउंटिंग 20% ऑफ द एसेट्स ऑफ द मटीरियल सब्सिडी एग्रीगेट बेसिस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शेल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन unless the sale dispose lease is made under a scheme of arrangement duly approved by the court tribunal under the resolution plan duly approved under section 31 of the insolvency। सिर्फ IBC में ट्राइब्यूनल को पूछ लिया ना तो SR पास करवाने की जरूरत नहीं है शेयर होल्डर से। बाकी अगर आप सेल डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लीजिंग वगैरह पे भी दे रहे हो, कितना लीजिंग बोला है यहाँ पे 20% ऑफ द टोटल एसेट से ज्यादा सेल कर रहे हो, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को 20% ऑफ द एसेट से ज्यादा का सेल कर रही है अपनी एसेट का, तो फिर क्या करेगी, SR पास कराएगी, ठीक है। लेकिन SR की जरूरत कब नहीं है, जब IBC चढ़ा, ट्रिब्यूनल वगैरह कोर्ट वगैरह ने पहले से बोल दिया तो फिर SR की जरूरत नहीं है। अब बड़े लोग बोले तो फिर छोटे बच्चों की जरूरत नहीं, ठीक है। तो शेयर होल्डर का 75% से ज्यादा के शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं। फिर तो नॉमिनेशन रामोनेशन नाम से समझ में आ रहा है, नॉमिनेट करेंगे, रामोनेशन डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फिर से यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ना NRC का, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ऑल ऑफ होम शेल बी द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जितने भी डायरेक्टर है ना यहाँ पे क्या बोला है कि एटलीस्ट मिनिमम तो 3 डायरेक्टर, जिसमें से सारे के सारे ही डायरेक्टर क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और हाफ डायरेक्टर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब 3 तो मिनिमम डायरेक्टर होने ही चाहिए, जिसमें से सारे डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और हाफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट हाफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट। बट यहाँ पे फिर बोला है कि जो लिस्टेड एंटिटी है ऐसी जिसका आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर SR वाला जो इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है तो 2/3 शेल कंप्राइजेस ऑफ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे स्ट्राइजेंट करते प्रोविजन को जहाँ पे आउटस्टैंडिंग SR पड़ा हुआ है तो बोला था ना 50% इंडिपेंडेंट, यहाँ पे बोलते नहीं 2/3 इंडिपेंडेंट अगर SR आउटस्टैंडिंग इक्विटी पड़ा हुआ है तो, ये अमेंडमेंट। फिर जो चेयरपर्सन जो है वो क्या होगा, जो हमारी बोर्ड का चेयरपर्सन है वो यहाँ पे मेंबर होगा, चेयरपर्सन नहीं बोल रही मैं, यहाँ पे बोल रही मेंबर होगा, ठीक है। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी जो है। quorum कैसे डिसाइड करेंगे, either 2 members और 1/3 of the members of the committee whichever is greater, include at least 1 independent director in attendance। फिर आ जाता है करना क्या होता है, इनको पॉलिसी डिसाइड करनी होती है, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, इंडिपेंडेंस देखना होता है वगैरह, ठीक है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इसमें चेयरपर्सन जो होगा वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होना चाहिए। साथ में ये भी बोला है कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट 1 बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी मेंबर ऑफ द कमेटी। और यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी जो है जिसके पास में आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर पड़ा हुआ है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द कमेटी शेल कंप्राइजेस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो लिस्टेड एंटिटी है जिसके पास में आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर जो पड़ा है वो क्या पड़ा है, 2/3 ऑफ द कमिटी शेल कंप्राइजेस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इसमें से इनकी जो मीटिंग है वो एटलीस्ट साल में एक बार तो होनी चाहिए। किसकी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ऑब्वियसली ग्रीवेंसेस वगैरह को सॉल्व करे कि नहीं, हम एज एन ऑडिटर तो वही देखेंगे, कुछ पेंडिंग ग्रीवेंसेस तो नहीं चल रहे हैं,
वो सब, ठीक है। 3 डायरेक्टर जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इनका जो कंपैरेटिव चार्ट है जो मैंने बताया था ना, हैंड रिटन नोट्स लो एंड ऑडिट विद मोली क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स थे वो डिस्क्रिप्शन में मैं अभी यहाँ पे लिंक शेयर करूँगी। उस नोट्स में यहाँ पे कंपैरेटिव चार्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। वैसे तो मैं मॉड्यूल से पढ़ रही हूँ, पर वो नोट्स जरूर एक बार रेफर करना, मुझे बहुत औसम लगे। आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ हिम आई शेयर दिस। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में क्या बोला है, मेजोरिटी मेंबर ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैविंग लिस्टेड एंटिटी शेयर आउटस्टैंडिंग जो है एसआर इक्विटी का। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द risk management committee comprises of the independent director. Chairperson of the risk management committee is the member of the board of director and senior executive of the listed entity may be the member of the committee. जो senior executive है वो यहाँ पे member होना चाहिए, सिंपली बता रखा है। board of director जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेलीगेटेड, ठीक है। टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज जो है ना, उन्हीं को ही रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रखनी है, और मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी जो है विल बी द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर्स है वही इस कमेटी के ज़्यादातर मेंबर हैं। स्टेटमेंट ऑफ डिविएशंस हो गया, वैसे तो चैप्टर खत्म, सिंपल सिंपल कुछ डिविएशन का स्टेटमेंट वगैरह है, तो एज एन ऑडिटर आप देखो क्या वीकनेसेस है। और एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द फंड्स यूटिलाइज्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन टू द, इसमें अब पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्लोजर्स लास्ट में दे रखे, रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो जाता है क्या, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थैंक यू वेरी मच।